मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। शहीद जय किशोर के बड़े भाई भी सेना में हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय किशोर के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद जय किशोर सिंह, बिहार के वैशाली के रहने वाले। जैसे ही उनकी शहादत की खबर आई, उनके परिवार में गम का माहौल छा गया। पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है और परिवार का कहना है कि शहीद जय किशोर सिंह का बचपन से ही ये सपना था कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है। राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों के हमले से किसानों की परेशानी बढ़ गई। पाकिस्तान से आई इन टिड्डियों ने कई इलाकों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा दिया और लाखों की संख्या में पहुंची इन टिड्डियों ने पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। कोटा में किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में पहुंचकर बर्तन बजाए, लेकिन इतनी भारी संख्या में पहुंची टिड्डियों को भगाना मुश्किल हो गया। कुछ इलाकों में तो इन टिड्डियों ने ऊंचे ऊंचे पेड़ों को अपना ठिकाना बना लिया। हरे पेड़ों पर एक साथ इतनी टिड्डियां बैठ गईं कि उनका रंग ही बदल गया, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों से केमिकल का छिड़काव कर इन टिड्डियों को भगाया गया। लेकिन भारी संख्या में पहुंची इन टिड्डियों की वजह से फसल का नुकसान होने की आशंका बढ़ गई। जोधपुर में टिड्डियां किसानों के साथ साथ शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बन गई। मकानों की छतों पर भी इन टिड्डियों ने कब्जा जमा लिया। टिड्डियों की दहशत से लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए। कुछ ऐसा ही हाल बाड़मेर जिले में भी देखने को मिला। टिड्डियों के हमले की वजह से बुआई कर चुके किसानों की मुश्किल बढ़ गई और कई लोग खेतों में इकट्ठा हुई इन टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस से सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, शिवसेना से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, टीआरएस से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले इसमें शामिल होने वाले दलों के नेताओं को बैठक के एजेंडा और चीन सीमा पर हालात की जानकारी दी थी। राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों से बात की थी। चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा के लिए हो रही सभी दलों की बैठक के लिए अब तक न्योता न मिलने पर आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा कि सभी दलों की बैठक में शामिल करने का क्या आधार तय किया गया है, क्योंकि आरजेडी को न्योता नहीं मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर अहम मुद्दों में पार्टी की राय न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी की दिल्ली में सरकार है और पंजाब में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के एक मामले में आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार समेत आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के 4 आतंकियों को सजा सुनाई, जिनके नाम अब्दुल रहमान मक्की, जफर इकबाल, याहिया मुजाहिद और हाफिज अब्दुल सलाम हैं। इनमें आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल सलाम को कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई, जबकि जफर इकबाल और याहिया मुजाहिद को 5 साल कैद की सजा दी गई। इन चारों को टेरर फंडिंग के एक मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद चारों ने खुद को बेकसूर बताते हुए सुनवाई का सामना करने का फैसला किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों को टेरर फंडिंग के एक मामले में दोषी पाया और फिर उन्हें सजा सुनाई गई। बिहार के भोजपुर के रहने वाले महज 23 साल के जवान चंदन कुमार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद चंदन कुमार के गांव में मातम का माहौल है। शहीद जवान चंदन कुमार की मई में शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाई। शहीद चंदन अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे। उनके बाकी 3 भाई भी सेना में ही हैं। परिवार के लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। शहीद के बड़े भाई और खुद सेना में जवान देव कुमार के मुताबिक गांव में ही मौजूद एक मंदिर के पास अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। परिवार के मुताबिक 2 साल पहले
वो सेना में शामिल हुए थे और इसी साल उनकी पोस्टिंग 16 बिहार रेजिमेंट लद्दाख के गलवान घाटी में हुई थी। देखिए, गलत हुआ, मतलब हमारा मातृभूमि है, नेक के लिए लड़ते हैं, जैसे गांव में हो रहा है वैसे ही हम वहाँ पे करते हैं। अगर वो हमारे एक इंच लेना चाहे तो हम उसी के लिए हैं ही। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू का तेलंगाना के सूर्यापेट में अंतिम संस्कार किया गया। बी संतोष बाबू समेत 20 जवान चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे, जिसके बाद तेलंगाना में उनके घर पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सेना के ट्रक को फूलों से सजाया गया और उस पर शहीद कर्नल के पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटकर रखा गया और जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, पूरा शहर उनके साथ चल पड़ा। इस दौरान कई लोगों के हाथों में तिरंगा भी नजर आया। लोग तालियां बजाते और नारे लगाते हुए पार्थिव शरीर के साथ चलते रहे। अंतिम संस्कार के वक्त तो माहौल और भी ज्यादा गमगीन हो गया। शहीद कर्नल की पत्नी अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी रहीं तो रोते हुए पिता ने अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की। कुछ लोग उन्हें सहारा देते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद सेना की ओर से शहीद बी संतोष बाबू को सलामी भी दी गई। इस दौरान सेना के कई बड़े अधिकारी और जवान वहां मौजूद रहे। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश दिन दहाड़े एक लड़की का पर्स छीनकर फरार हो गए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसमें बाइक सवार दोनों बदमाश लड़की से पर्स छीनते दिखाई दिए। इससे पहले ये लड़की सड़क किनारे खड़ी होकर किसी से बात करती नजर आई। वो काफी देर तक सड़क किनारे खड़ी रही और इस बीच वहां पहुंचे दोनों बदमाशों ने लड़की के कंधे पर टंगा पर्स छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में लड़की जमीन पर गिर गई और बदमाश वहां से फरार हो गए। इसके बाद आसपास के लोग लड़की की मदद के लिए दौड़ पड़े। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों में बिना लक्षण वाले यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भर्ती करने पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि निजी अस्पतालों के इस रवैये से गंभीर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये सभी हॉस्पिटल्स में आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो वॉक इन आते हैं डायरेक्टली पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको बेड दिया जाता है। हम 80% उनसे बेड ले रहे हैं, लेकिन वे अगर 80% बेड सभी असिम्प्टोमेटिक को दिए जाएंगे तो हमारे जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या खास तौर पर जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे मिलेंगे। गलवान घाटी में शहीद हुए दीपक सिंह को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। रीवा के रहने वाले शहीद दीपक सिंह के परिवार को मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की आर्थिक मदद और एक संबंधी को नौकरी देने का ऐलान किया है। उन शहीद के परिवार के परिजन हैं, आश्रित हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, आश्रित परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी और मकान या प्लाट जो भी परिवार से चर्चा करने के बाद तय करेंगे वो दिया जाएगा। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत से नाराज सियासी दलों ने चीन को सबक सिखाने की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन किए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तो बीजेपी के कार्यकर्ता चीन के खिलाफ सड़क पर उतर आए और फिर शहर के एक चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को आग के हवाले कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कई लोग तो जलते हुए पुतले को लातों से मारते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वहां मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने जिनपिंग के जलते हुए पुतले को हाथों में उठा लिया, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग चीन के खिलाफ नारे लगाते रहे। इससे पहले गलवान घाटी की घटना से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली। कुछ महिला कार्यकर्ता तिरंगा लेकर शव यात्रा के आगे चलती दिखाई दी, जबकि उनके पीछे कुछ लोग जिनपिंग के पुतले को कंधे पर उठाकर चलते नजर आए। बाद में एक चौराहे पर मिट्टी का तेल डालकर पुतले में आग लगा दी गई। इसके बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने लोगों से चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। लोगों से आवेदन करते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज ना करें और हम लोग का स्वदेशी अपनाए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की तरह राजस्थान के चुरू में भी सियासी दलों का गुस्सा चीन पर फूटा। 20 जवानों की शहादत से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान किया।
यही नहीं, नाराजगी जताने के लिए बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक पार्क के सामने चीन के सामान में आग लगा दी, जिसके बाद उससे निकलने वाला काला धुआं वहां फैलता दिखाई दिया। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखाई दी। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पटना में एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने गधा जुलूस निकालकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे कई लोगों ने गधों के गले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहां के रक्षा मंत्री की तस्वीर लटका दी, जिन पर मुर्दाबाद लिखा नजर आया। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पार्टी का झंडा लिए दिखे, जबकि कुछ लोगों के हाथों में तख्तियां नजर आईं, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे थे। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध जताने के लिए चीन के सामान में आग लगा दी। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर विवाद हो गया, क्योंकि बीएसपी ने राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत की और दावा किया कि बीएसपी के 6 विधायकों का कानूनी तौर पर कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है। ऐसे में ये विधायक अब भी बीएसपी के विधायक रूप में ही मतदान कर सकते हैं, न कि कांग्रेस के विधायक के रूप में। जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने ये शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी और दिशा निर्देश मांगे। राजस्थान में करीब 6 महीने पहले ये विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यही नहीं, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जो लिस्ट बनाई उसमें 6 विधायकों का नाम कांग्रेस की लिस्ट में है। दिल्ली में कांग्रेस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी नेताओं ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में उनको नमन किया जा रहा है। हमने अपने कार्यालय पे उन सैनिकों को यह श्रद्धांजलि दी है। आगरा में कुछ समय के लिए बनाई गई एक जेल में 2 महिला कैदियों को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले दूसरे कैदियों के सैंपल भी लिए गए। इस जेल में तमाम लोगों को क्वारंटीन किया गया है ताकि कोरोना का जो और विस्तार है वह न हो सके। विश्व हिंदू परिषद ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। चीन की किसी भी वस्तु की या हर वस्तु की हमने बहिष्कार करना चाहिए। चीनी मोबाइल ऐप्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी अस्थियां गंगा में बहाईं। राजस्थान के चुरू में बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान की होली जलाई। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लास से पढ़ने वाले बच्चों की आदतों में बड़ा बदलाव हुआ है। ये जानकारी राजस्थान में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल की ओर से की गई एक रिसर्च में सामने आई, जिसके मुताबिक लैपटॉप या मोबाइल फोन से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले 71% बच्चे स्वभाव से जिद्दी, वजन में ज्यादा और लापरवाह हो गए। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास करने वाले ज्यादातर बच्चों की याददाश्त भी कमजोर हो रही है और कई बच्चों की आदतें तो इतनी बिगड़ गई हैं कि उनके माता पिता डॉक्टरों के पास पहुंचने लगे हैं, क्योंकि बच्चों में पढ़ाई के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन की लत लग चुकी है। और रिसर्च में पाया गया कि कई बच्चे तो आधे घंटे भी इसके बिना नहीं रह सकते। अस्पताल ने ये रिपोर्ट राजस्थान के 13 शहरों समेत देश भर के 20 शहरों में बच्चों के माता पिता से पूछे गए सवालों के आधार पर तैयार की। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने कहा कि एक स्टडी करके देखें कि क्या ये जो पीरियड आया है, ये एक विशेष परिस्थिति बनी है, उसका बच्चों के शरीर पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा, और अच्छा है या बुरा असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कोयला घोटाले पर पिछली यूपीए सरकार को घेरा। 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए पीएम ने अपने संबोधन में कोयला घोटाले का जिक्र किया। कोयला खदानों के अलॉटमेंट में बड़े बड़े घोटालों की चर्चा हर किसी ने सुनी है, हर समय हुई है, हर कोने में हुई है। कांग्रेस ने पीएम के बयान को चीन के साथ चल रहे विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कोयला घोटाले वाले बयान पर कांग्रेस से पूछे गए सवाल के जवाब में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एलएसी विवाद पर प्रधानमंत्री पर ही सवाल दाग दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भटकाइए मत, लड़खड़ाइए भी मत,
छटपटाइए भी मत। ये बताइए कि भारत के रणबांकुरों को बगैर हथियार के निहत्थे आपने दुश्मन के पास क्यों भेजा? अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी में मौजूद एक जहाज पर मिसाइल दाग दी। इस इलाके में अमेरिका और ईरान की नौसेना का कई बार आमना सामना हो चुका है। और तनाव के इसी माहौल के बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी में मौजूद एक जहाज को तबाह कर दिया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें जमीन पर मौजूद लॉन्चर इस मिसाइल को दागता नजर आया। दागे जाने के कुछ सेकंड के अंदर ही यह मिसाइल ओमान की खाड़ी में मौजूद एक जहाज से जा टकराई। मिसाइल के टकराते ही जहाज जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया। ये वीडियो ईरान की एक नई मिसाइल के परीक्षण का था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने समंदर में मौजूद टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और उसे तबाह कर दिया। इस क्रूज मिसाइल को जमीन के अलावा एक जंगी जहाज से भी दागा गया, जहां इसने आसमान में मौजूद एक टारगेट को उड़ा दिया। ईरान ने दावा किया कि उसकी ये नई मिसाइल 300 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों में बिना लक्षण वाले यानी कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भर्ती करने पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि निजी अस्पतालों के इस रवैये से गंभीर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये सभी हॉस्पिटल्स में आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो वॉक इन आते हैं डायरेक्टली पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको बेड दिया जाता है। हम 80% उनसे बेड ले रहे हैं, लेकिन वे अगर 80% बेड सभी असिम्प्टोमेटिक को दिए जाएंगे तो हमारे जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या ख़ास तौर पर जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे मिलेंगे। राजस्थान में लॉकडाउन की वजह से 2.5 महीने से रुकी हुई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। पहले दिन 12वीं क्लास के छात्रों का मैथ्स का पेपर हुआ। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के सख्त नियमों की शर्त के साथ बची हुई परीक्षाएं कराने की इजाजत दी थी, जिसके बाद दौसा में परीक्षा कराने से पहले पूरे एग्जाम हॉल को सैनिटाइज किया गया। वहीं छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फर्श पर कुछ फासले पर सफेद गोले बने दिखे। एग्जाम हॉल में एंट्री देने से पहले एक एक कर छात्रों का तापमान मापा गया और तो और उनके हाथों के साथ साथ उनके एडमिट कार्ड पर भी सैनिटाइजर छिड़का गया। कोटा में भी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम दिखे। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके हाथों पर सैनिटाइजर छिड़का गया। महीनों से अटकी हुई परीक्षाएं शुरू हुई तो छात्रों ने भी राहत की सांस ली। जल्दी से पेपर खत्म हो जाए तो अच्छा है। एग्जाम हॉल के अंदर भी छात्रों को एक दूसरे से काफी फासले पर बैठाया गया। बताया गया कि जिस एग्जाम हॉल में आम दिनों में 25 छात्र बैठते थे, वहां कोरोना की वजह से सिर्फ 15 छात्रों को ही बैठाया गया। बीकानेर में भी परीक्षा कराने से पहले सावधानी बरती गई। छात्रों का तापमान मापने के साथ ही सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ कराए गए। इस काम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से छात्रों को परीक्षा से 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने के लिए कहा गया। एक कमरे के अंदर हमने सिर्फ 11 स्टूडेंट्स को बिठाया है ना, और उनके बीच में 6-6 फीट 6.5 फीट का जो डिफरेंस है वो रखा गया है। 20 जून को प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना रखा गया है। इसके तहत अपने गांव लौट चुके मजदूरों को वहीं पर रोजगार दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस योजना की शुरुआत करेंगे और देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू हो जाएगी। इन 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस योजना की शुरुआती लागत 50,000 करोड़ होगी और लोगों को 25 अलग अलग तरह के काम करने को दिए जाएंगे, जिनके जरिए लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, ग्रामीण हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। Everyone who needs the assignment will be given the jobs, and under the 25 different works, the objectives which have to be achieved will be achieved using the Shramik who are there having returned from different parts of the country. राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा, क्योंकि उसे समर्थन देने वाले बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायकों ने ऐन वक्त पर अपना खेमा बदल लिया और बीजेपी के पाले में चले गए, जिसके बाद कमलनाथ के घर बैठकों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से जो 2 उम्मीदवार थे, उन 2 उम्मीदवारों का भी चुना जाना तय है।
और चुनाव की जो वोटिंग है वो 19 तारीख को होगी, मगर जो नतीजे हैं वो सामने लगभग साफ दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले झटका लगने पर कांग्रेस के नेता मायूस दिखे। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया कि वो राज्यसभा की दूसरी सीट जीतने की कोशिश जारी रखेंगे। 52 के हिसाब से स्पष्ट रूप से एक हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप में आ रहे हैं, दूसरे के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं के चेहरे पर इस बड़े उलटफेर की खुशी नजर आई और बीजेपी की बैठक में पहुंचे नेताओं ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें जीतने का दावा किया। 2 सीटें तो आपकी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, दोनों के दोनों, इसमें जरा सी भी शंका है ही नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं और 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी 206 सदस्य हैं। चुनावी गणित के हिसाब से मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 52 विधायकों के वोट की जरूरत है और अभी बीजेपी के पास 107 विधायकों का समर्थन है। यही नहीं, बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ आने से यह आंकड़ा 112 पहुंच गया। यानी कि बीजेपी के राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल 92 विधायकों का समर्थन है। यानी उसके पहले उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत तो तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का जीतना मुश्किल। चीन के साथ चल रहे मौजूदा सीमा विवाद की आड़ में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। शिवसेना ने मांग की कि केंद्र सरकार भारत चीन सीमा के वास्तविक हालात की जानकारी देश को दे। सामना में केंद्र सरकार के कमजोर होने का दावा किया गया। शिवसेना ने चीन के राष्ट्रपति के अहमदाबाद दौरे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। आज सोनिया जी पूछ रही हैं, कल सारा देश पूछेगा। तो जब प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रखते हैं, मन की बात द्वारा हो गए या और कुछ भी, तो लोगों को ये जानने में रुचि है कि निश्चित तौर से ये क्या बातें हैं। शिवसेना के तेवर पर बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना के रुख को कांग्रेस को खुश करने की चाल करार दिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतना था, तब यही सामना, यही शिवसेना, मोदी जी महान नेता, देश समृद्ध शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ रहा है और अब सत्ता लालसा जागी, कांग्रेस का साथ चाहिए, सोनिया जी को खुश करना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में दम नहीं है, वहां रे शिवसेना वहां। नाम क्या? ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीद सिपाही जय किशोर सिंह, शहीद सिपाही जय किशोर सिंह, उनके पार्थिव शरीर और उसके आसपास देखिए कितना बड़ा हुजूम है लोगों का। बिहार के वैशाली से इस वक्त की तस्वीरें, शोकाकुल परिवार के लोग और इसके साथ ही जितने भी लोग वहां मौजूद हैं, सभी शहीद को नमन करते हुए। हम आपको बता दें कि 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ मुठभेड़ में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और उन्हीं 20 जवानों में से एक थे बिहार के वैशाली के रहने वाले शहीद जय किशोर सिंह, सिपाही जय किशोर सिंह, जिनका पार्थिव शरीर इस वक्त बिहार के वैशाली में मौजूद, और देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस बात का गुस्सा है कि चीन ने किस तरह से हमारे जवानों को मौत के घाट उतारा, लेकिन साथ ही इस बात का गर्व है कि हमारे जवानों ने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की। यानी चीन के जवानों का अच्छा खासा नुकसान करके उनकी तरफ कैजुअलिटीज करने के बाद हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शहीद जय किशोर सिंह की। शहीद जय किशोर सिंह को पूरा देश सलाम कर रहा है। तस्वीरें बिहार के वैशाली की। शहीद जय किशोर का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और इससे पहले हम आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। शहीद जय किशोर के बड़े भाई भी सेना में हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय किशोर के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के वैशाली से। गलवान घाटी में शहीद हुए थे जय किशोर सिंह, सिपाही जय किशोर सिंह, जिनकी अंतिम यात्रा में जरा नजर डालिए। जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस
जवान की शहादत पर लोगों को कितना गर्व है। इस जवान की अंतिम यात्रा में शामिल होने अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हैं बिहार के वैशाली में। इस वक्त जिस इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से शहीद जय किशोर सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक सेना के ट्रक में रखा जा रहा है। उस ट्रक को फूलों से सजाया गया है। तिरंगे आप देख सकते हैं, हर तरफ तिरंगे झंडे, और उनके बीच में बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद। शहीद जय किशोर को आज अंतिम विदाई दी जा रही है और परिवार के लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग की है कि शहीद चक फतेह, वैशाली, न्यूज़ 18 इंडिया। शहीद जय किशोर सिंह को सलाम कर रहा है पूरा देश। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका परिवार बाकायदा ये मांग कर रहा है केंद्र और राज्य सरकार से कि शहीद की याद में उनका एक स्मारक बनाया जाए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तिरंगा झंडा शहीद के पार्थिव शरीर पर, यानी कि जिस ताबूत में उनका पार्थिव शरीर है, उसको तिरंगे झंडे से लपेटा जा रहा है। तिरंगा झंडा जो हमारी आन बान शान है, और इसी आन बान शान पर मर मिटने का काम किया है शहीद जय किशोर सिंह ने। बिहार के रहने वाले थे शहीद जय किशोर सिंह। बिहार के वैशाली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ सेना के ट्रक में रखा गया है। सेना के ट्रक को फूलों से सजाया गया है, लेकिन एक नज़र उनके परिवार पर भी डालिए। उनका परिवार गम में डूबा हुआ है। हालांकि पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद जय किशोर सिंह 15 और 16 जून की रात को चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, उसमें शहीद हो गए थे, लेकिन काफी बहादुरी से लड़े। शहीद जय किशोर सिंह आज बिहार के वैशाली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार के वैशाली से ही ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए घरों की छतों पर भी लोग मौजूद हैं। मतलब जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। हमारे साथ इसी खबर पर बिहार के वैशाली से संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ लोग मौजूद ना हो। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि अनोखा जन सैलाब है ये शहीद जय किशोर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए। बिल्कुल देखिए, और सीधे हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकती हैं जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, यह देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो शहीद हैं जय किशोर सिंह, उनके घर पर लोग पहुंचे हुए हैं हज़ारों की संख्या में और एक झलक पाना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद परिवार वालों के अंतिम दर्शन के बाद तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं ट्रक पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और साथ ही तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से इस पार्थिव शरीर को घाट पर ले जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, इसको देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जो लोगों का जज्बात है वो दोगुना हो गया है। जब से इस गांव में जय किशोर सिंह के शहीद होने की खबर आई थी, उसके बाद से गांव के लोग मातम में डूबे हुए हैं। लेकिन लोगों को इस बात को लेकर गर्व भी है और गुस्सा भी है। गर्व इस बात को लेकर है कि उनके इलाके का लाल देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है और गुस्सा चीन के प्रति है कि आखिर सरकार उनको सबक जल्द से जल्द सिखाए। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोग भी पहुँचे हैं, ज़्यादातर लोगों के हाथों में तिरंगा है और लोग भारत माता की जय और जय किशोर सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। इनके घर में इनके माता पिता और बड़े भाई हैं। भाई जो हैं खुद सेना में हैं अभी, और उसके बाद इनके जो छोटे भाई हैं वो सब गांव पर रहते हैं। और जैसे ही यह खबर आई उसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया, लोग गम में डूब गए। लेकिन लोगों के अंदर इस बात को लेकर गर्व भी था कि उनका लाल, उनके इलाके का रहने वाला एक नौजवान देश के लिए शहीद हुआ है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं अब अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है जय किशोर सिंह की। और
उनके परिवार के लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग और ज़िले के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए। उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो सामने आर्मी का ट्रक है जिस पर काला झंडा लगाया जा रहा है और यह ट्रक अब धीरे धीरे पार्थिव शरीर को लेकर घाट की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर भारत माता की जय और जय किशोर सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। परिवार में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बूढ़ी हैं, इसलिए उनके मन में इस बात को लेकर था कि बेटा यह बोल कर गया था कि जल्दी वो घर पर आएगा, लेकिन बेटा घर पर तो आया लेकिन तिरंगा में लिपटे हुए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं और उनका भाई सामने ट्रक पर वहाँ पर आगे बैठा हुआ है और बस सारे लोग जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अंतिम दर्शन में एक झलक पाना चाहते हैं, अपने वीर सपूत, अपने बेटा, अपने लाल को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो अब ये भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो मिलिट्री के जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बिहार सरकार के जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिले के वरीय अधिकारी पहुँचे हुए हैं और साथ ही जो हम देख रहे हैं किस तरह से बिहार के वीर जवान वैशाली के रहने वाले शहीद जय किशोर सिंह को दी जा रही है अंतिम विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ।